हेलो दोस्तों, ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम धातु एवं अधातु चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और 9th के एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया गया है और इस चैप्टर से बिहार पुलिस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। आज हम इसकी पूर्णतः व्याख्या देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु क्या है? धातु क्या है? मेटल क्या है? वे तत्व जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अंग्रेजी में बोले तो केटायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धातु के कुछ उदाहरण जैसे Fe मतलब फेरस लोहा, Cu कॉपर तांबा, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Ag अर्जेंटीनम चांदी, Au ऑरम सोना, Na नाइट्रियम, सोडियम केलियम यानी पोटेशियम। तो याद रखेंगे Fe मतलब लोहा होता है, Cu मतलब तांबा, Al मतलब एल्युमिनियम, Zn मतलब जिंक, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम। ये सभी संकेत हैं किसके? तो सभी धातुओं के। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है त्यागने में देखिए यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और जब त्याग हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से मतलब सोडियम है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो ये त्यागेगा एक इलेक्ट्रॉन तो Na+ लिखाएगा, ये त्याग रहा है। ये 11 सोडियम, अगर आप पढ़े होंगे तो सोडियम 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। तो जब ये Na+ हुआ तो एक घट के ये 10 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार +2 ठो रहता, यानी धनायन 2 रहता तो यहाँ पर 9 हो जाता। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अधातु क्या है? धातु क्या है तो समझ गए कि धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट कि अधातु क्या है, तो अधातु क्या है, नॉन मेटल क्या है? वे तत्व जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। धातु केटायन बना रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, और अधातु ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण करने से क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। धातु परमाणु बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ भी देखिए ग्रहण करके दिखाया गया है, और ये चिन्ह ऋणायन का होता है। जैसे हम एक क्लोरीन लिखते हैं एग्जाम्पल में, क्लोरीन Cl- लिख दिए, ये जो Cl ऊपर जो माइनस का टिक लगा है इसी को हम ऋणायन कहते हैं। तो ये हो गया क्लोरीन। तो ये 17 नंबर पे होते हैं, क्लोरीन 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये एक ऋणायन जुट जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 क्यों है? ऑक्टेव बनाने के लिए, ऑक्टेव रूल के लिए ये 8 लेता है। तब ये क्या होता है, जैसे इसको हम लिखते हैं क्लोरीन 2, 8, 10, 7, 17, 7। तो यहाँ एक घट रहा है तो यही एक जो लेते हैं, तो ये ऑक्टेव रूल फॉलो करता है। आगे बढ़ेंगे। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? अब यहाँ में हम लिखे हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं। धातुएं चमकदार होती है, पहला तो यही है। धातु को पहचानने का मतलब तरीका दिया गया है कि धातु के फिजिकल गुण हैं क्या, हम कैसे जानेंगे कि ये धातु ही। तो धातु को पहचानने के लिए कि धातु चमकदार होती है। धातु कैसी होती है? चमकदार होती है। अब कुछ एग्जाम्पल जो चमकदार हैं, जैसे सोना देखिए चमकदार होते हैं, चांदी चमकदार होते हैं। तो धातुएं चमकदार होती। आघात वर्धनीय, मेलिएबल होता है, यानी हम इसको पीट के चादर के रूप में बना सकते हैं। लोहा को हम पीट के चादर के रूप में बना सकते हैं, सोना को पीट के भी चादर के रूप में बना सकते हैं, चांदी को भी पीट के चादर के रूप में। तो धातु का भौतिक गुण है कि आघात वर्धनी, यानी मेलिएबल होता है। नहीं इसको अब देखिए चमकदार का यहाँ दिखा दे, आघात वर्धनी का भी यहाँ पर दिखा दिया कि इसे चादर के रूप में हम पीट के बना सकते हैं। तन्य होता है, डक्टाइल होता है। आप अगर अच्छे से एनसीईआरटी का साइंस पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होता है 1 ग्राम सोना का हम 2 किलोमीटर तक का क्या कहते हैं, तार बना सकते हैं। तो ये तन्य होता है, डक्टाइल होता है, तन्य होता है।
ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं कौन? धातु। देखिए तांबा, चांदी, इसका बिजली का तार बनाए तो अच्छे चालक हैं। एल्युमिनियम का भी। ध्वन्यात्मक, सोनरस, सोनोरस, ये ध्वन्यात्मक क्या? तो इसको पीटने पे आवाज करती है, धातु को हम पीटेंगे तो आवाज करेगा। सामान्यतः कठोर होते हैं, और धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। देखिए लोहा बहुत कठोर है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण है कि धातु का उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होता है। तो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, धातु के भौतिक गुण के बारे में पता चला। कुछ अपवाद भी है कि धातु में, जैसे अभी हम पढ़े, धातु कठोर होती है। अब धातु कठोर होती है, पारा, एकमात्र तरल धातु कौन सा है? तो पारा है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पारा है। एकमात्र तरल धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? ब्रोमीन और पारा में आदमी कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा, धातु में 2 अक्षर, पारा में भी 2 अक्षर। अधातु पूछेगा, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन में भी 3 अक्षर, धातु में भी 3 अक्षर, तो ध्यान रहेगा, धातु में 2 अक्षर, पारा में 2 अक्षर। चाकू से काटने वाले मुलायम धातु, सोडियम, पोटेशियम, और ग्रुप डी का अगर एग्जाम आप रेलवे का दे रहे हैं तो एक और याद रखेंगे, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि यह मुलायम धातु होती है। गैलियम और सीजियम दोनों का एक ही काम है, गैलियम और सीजियम हाथ की गर्मी से पिघल सकती है, हाथ की गर्मी से पिघल सकती है। गैलियम सीजियम को हम अगर हाथ के तराथा पे ले तो ये पिघल जाएगा, किससे? तो गर्मी से। तब यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सारे पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है कि इसमें फालतू कोई क्वेश्चन है। पारा अनेकों बार पूछा है कि मात्र तरल धातु कौन सा है? तो पारा। सोडियम कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। हाथ की गर्मी पे कौन पिघल सकती है? तो गैलियम और सीजियम। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धनायन बनती है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो ऋणायन बनती है। इसके बारे में तो पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं शुरू में ही, आगे बढ़ेंगे। अधातु, धातु के भौतिक गुण तो पता चल गया, अब हमको अधातु के भौतिक गुण क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अधातुएं चमकहीन होते हैं। अब यहाँ पर तुलना करते चलेंगे, धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते हैं। अधातुएं भंगुर होती है, धातुएं कठोर होती है। धातुएं, अब यहाँ अधातुएं तन्य नहीं होती है, धातुएं तन्य होती है। अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है, लेकिन धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती, लेकिन कुछ अपवाद यहाँ भी है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का चालक है। अब यहाँ पर पढ़े थे ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद हर एक जगह होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट अपवाद है, अधातु होते हुए विद्युत का चालक है। आयोडीन अधातु होते हुए चमकदार है, पढ़े थे कि अधातु जो है चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए क्या है? चमकदार है। हीरा पढ़े थे भी कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं, लेकिन हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। अगर ये पूछ ले कि दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो हीरा है। यही अगर धातु पूछ ले तो अंतर दोनों में है, ध्यान से सुनिएगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो वो प्लेटिनम है। कंफ्यूज नहीं करिएगा। धातुओं का रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है, और ये क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। एक कितना बार पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अ से अधातु, अ से अम्ल। अगर अधातु का ऑक्साइड पूछ ले, अधातु का ऑक्साइड अगर पूछ ले, अधातु का ऑक्साइड, तो ध्यान रखना है कि अम्ल होता है। अ से अधातु, अ से अम्ल, यानी अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है?
क्षारीय होता है। ध्यान रखना, धातुक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और धातुक ऑक्साइड अम्ल होते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, अब ये धातु मैग्नीशियम हो गया, और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। अपवाद में एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ZnO, जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछा गया, रेलवे का क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी क्वेश्चन देखिएगा, बार बार पूछता है निम्न में कौन सा उभयधर्मी है। तो उभयधर्मी जिंक ऑक्साइड ज्यादा पूछा है, उसके बाद Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड भी पूछा है। तो ध्यान रखना है ये दोनों क्या है, उभयधर्मी है। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया करके यहाँ दिखाया गया कि Al2O3 जब HCl से अभिक्रिया करती है तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनाती है और जल बनता है। फिर Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो NaLO2H2O बनता है। तो ये अभिक्रिया देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल के साथ अभिक्रिया, अब दिया है कि पोटेशियम और सोडियम, केस पोटेशियम होता है ना, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि सोडियम जब जल से अभिक्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। अब एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया, कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है। क्या कौन सा धातु गर्म जल से अभिक्रिया करती है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम H2O गर्म जल से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। एल्युमिनियम जिंक फेरस जल की भाप से अभिक्रिया करता है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया कि एल्युमिनियम जिंक फेरस निम्न में से कौन जल की भाप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये ऑप्शन में था। तो वहाँ एल्युमिनियम जिंक फेरस और एक कोई दिया हुआ था, तो एल्युमिनियम जिंक फेरस यानी लोहा। तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या भाप से, तो Fe3O4 और 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकली। अब ये तो सभी को मालूम है कि कॉपर यानी तांबा, Ag चांदी, Au सोना जल से अभिक्रिया नहीं करती है और कोई अभिक्रिया भी नहीं करती है। तो जल के साथ ही अभिक्रिया ही नहीं करती, यानी कोई रिएक्ट करता ही नहीं। अगर आप देखेंगे सोना का कोई जेवर पहना है, अब उसको पहन के नहा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें कहीं भी वो जल से रिएक्ट करके ऐसा तो नहीं होता है कि सोना खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। लोहा के जैसा जंग नहीं लगता। जैसे लोहा अगर पानी में रहता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है तो उसमें जंग लग जाती है, लोहा का भार बढ़ जाता है और लोहा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कॉपर और चांदी सोना में ऐसा बात नहीं होता, क्योंकि ये किस जल से रिएक्ट करता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे अम्ल के साथ। धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहला तो ये ध्यान में रखना है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही ज्यादा पूछता है कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ निकल भी रहा है। जिंक जस्ता जब 2HCl या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो JnCl जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी देखिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। Fe जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातुएं अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करती है। धातुएं अपनी क्रियाशीलता के अनुसार भिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करती है। अभिक्रियाशीलता याद रहना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम का पोटेशियम है, ये ध्यान में रखना है। अभी आगे हम पढ़ाते हैं। कॉपर, तांबा, चांदी, सोना पतले HCl या पतले H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से H2 गैस नहीं निकलते हैं। पतला रहने पर ये गैस नहीं निकलती है। आगे बढ़ेंगे। अब ये क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशील भी इसको कहते हैं। तब यहाँ देखिए पहला पोटेशियम। पोटेशियम कहेगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम है, अगर ऑप्शन में ना रहे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, Pb चांदी है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg पारा है, Ag चांदी है, यू सोना। सबसे कम क्रियाशील सोना है। धातु पूछ लेता सबसे कम क्रियाशील तो सोना, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, ऑप्शन में ना रहे तो सोडियम। ध्यान में रहेगा। अब याद रखने की ट्रिक दिया गया है, कभी ना करना मगर आलू ज्यादा फ्राई, क्राई नहीं है, फ्राई होगा, फ्राई। फिर पढ़ो हिंदी, कॉपी हमेशा आएगी।
कॉपी या कॉफी हमेशा आएगी, दोनों लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब कभी से के हो गया, ना मतलब सोडियम हो गया, करना सी कैल्शियम हो गया, जिसम मैग्नीशियम हो गया, मगर आलू एल एल्युमिनियम हो गया, ज़्यादा जिंक हो गया, फ्राई एफी हो गया, पीबी फिर हो गया, पढ़ो पीबी फिर पढ़ो हो गया, ठीक है, पीबी फिर पढ़ो, एच हिंदी हो गया, सीयू कॉपी या कॉफी जो बोल दी, एच जी हमेशा, ए जी आएगी, ये यू इसी में आ गया। तो ध्यान रखना है, अगर याद रहे नहीं तो सीधा इसी को याद रखिए। इसमें ज़्यादातर ये तीन चारों ये याद रखिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ याद रखिए, बस इतना से ही क्वेश्चन आ जाता है। अभी अभिक्रिया होने पे समझते हैं। ये ट्रिक को ऐसे समझें कि बाएं से दाएं जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे कि तो धातु क्रियाशीलता कम होती चली जाएगी। और यहाँ लिखा भी है सोडियम अधिक पोटेशियम, तब सोडियम, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, एच जी, ए जी, चांदी, एयू। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना। परिभाषा, एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित करती है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया पहचानेंगे कैसे। कभी कभी एग्जाम्पल में रेलवे में तो भर भर के क्वेश्चन आता है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। अब यही ZnCuSO4 दे दिया, ZnSO4 प्लस Cu, और ऑप्शन मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी दे दें, FeSO4, एक एग्जाम्पल ये देते हैं, HCl प्लस NaOH, यहाँ पर NaCl प्लस H2O, ये बना। तो अब यहाँ पर पहचानना कैसे है, देखिए यहाँ पर हमेशा ये एक धातु रहना चाहिए, या इस साइड किसी भी साइड में एक धातु। अब ये ZnSO4 के साथ जुट गया तो जिंक सल्फेट बन गया, और Cu को विस्थापित कर दिया, Cu विस्थापित कर दिया। अब जिंक क्या है ना, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो विस्थापित कर देगा जो कमजोर है। मान लेते हैं, अगर आप देखते हैं कोई आदमी अगर कमजोर है, मान लेते हैं हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, मजबूत है, और ये कॉपर जो है कमजोर बेचारा था, तो इसको मार के हटा के इधर कर दिया पीट के। क्यों? क्योंकि कमजोर था कॉपर, और जिंक क्या था, मजबूत था। तो मजबूत जो रहता है वो हमेशा कमजोर को क्या कर देता, आगे भगा देता, चल हट, तो इसको हटा दिया। तो यही हो गया विस्थापित करना। तो अगर कम क्रियाशील धातु से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित करने की कोशिश करें तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम जिंक को जो है इधर भेज देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हम अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकते हैं। अगर कम क्रियाशील धातु से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित करेंगे तो वह गलत होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। एक और उदाहरण जैसे FeCuSO4 दिया है। अब Fe जो है ये Cu को फिर भगा देगा, क्योंकि Fe जो है यानी लोहा जो है वह कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगी वही क्या कहते हैं इसके साथ जुटेगा, और जो नहीं रहेगा उसको भगा देगा, चल तुम इसके साथ नहीं रहेगा। मान लेते हैं ये पैसा वाला आदमी है तो दोस्ती इसके साथ कर ले, कमजोर आदमी था इसको बेचारे को भगा दिया। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक उच्च गलनांक होता है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है, उच्च क्वथनांक होता है। एक सहसंयोजी यौगिक भी होता है, उनका उच्च क्वथनांक उच्च गलनांक नहीं होता, उनका निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होता है। बिहार दरोगा में पीटी में 18/1/2026 को क्वेश्चन पूछा गया था कार्बनिक यौगिक के बारे में। तो यहाँ आयनिक यौगिक उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, पिघली या जल अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। आयनिकों के बारे में याद रखेंगे, उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन जल अवस्था रहेगा तब विद्युत के चालक, कठोर एवं भंगुर। अब यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था है, NaCl सोडियम मान लेते हैं ठोस है, लेकिन विद्युत के क्या है, कुचालक। लेकिन जैसे ही नमक को हम पानी में मिला दिए पिघली अवस्था हो गया,
तो विद्युत के चालक। जल अवस्था में भी विद्युत के चालक, यानी दोनों क्या है, विद्युत के चालक हैं। NaCl, KCl, CaCl2 आदि। अब इसको पहचानने के लिए ध्यान रखिएगा कि इसमें ना एक धातु रहता है हमेशा। देखिए Na धातु है, पोटेशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, तो ये आयनिक यौगिक है। और इसमें क्या होता है, एक धनात्मक ऋणात्मक बॉन्ड बनता है। देखिए NaCl, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो ये होता है आयनिक यौगिक। ठोस में आयन अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, जबकि पिघलने या पानी घुलने पर आयन स्वतंत्र गति करते हैं। धातु का निष्कर्षण। अब ये 10th की किताब में ये भी अच्छे से दिया गया है कि अत्यधिक क्रियाशील धातु, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, निष्कर्षण की विधि विद्युत अपघटन। अत्यधिक क्रियाशील धातु का हम विद्युत अपघटन विधि से निष्कर्षण कर सकते हैं। अब इसमें कौन है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इन धातुओं के ऑक्साइड बहुत अस्थायी होते हैं, स्टेबल रहते हैं, केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। Al2O2 विद्युत अपघटन के द्वारा A एल्युमिनियम निकल गया। फिर मध्यम यानी मिडल में जो क्रियाशील होते हैं, जिंक, Fe, Pb, यानी जस्ता, लोहा और Pb मतलब सीसा, कार्बन द्वारा आप चयन करते हैं। इसका किसके द्वारा निष्कर्षण करते हैं, तो कार्बन द्वारा। इनके ऑक्साइड को कोयला कार्बन द्वारा गर्म करने पर धातु प्राप्त होती है। ZNO को जब कार्बन से विक्रिया करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में अगर डिफिकल्ट लगे तो दोहरा के देखिएगा, क्योंकि इससे अब क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाइज, इससे क्वेश्चन अब ज्यादा बनने लगा, तो इससे ध्यान रखेंगे। कम क्रियाशील Hg और Ag, यानी Hg मतलब पारा, Ag मतलब चांदी, यानी पारा और चांदी गर्म करने से ही निष्कर्षण कर सकते हैं। इनकी सल्फाइड कार्बोनेट को गर्म करने पर धातु प्राप्त होती है, जैसे HgS, मरकरी को गर्म करने पर Hg प्लस सल्फर। अत्यंत कम क्रियाशील सोना और प्लेटिनम, अत्यंत कम क्रियाशील सोना और Pt मतलब प्लेटिनम मुक्त अवस्था में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो मुक्त अवस्था, नेटिव स्टेट। ये धातुओं प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है। Au, Pt, Ag भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चांदी भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अगर मुक्त अवस्था पूछे। इन्हें निकाल कर शुद्ध किया जाता है। सोने की डली, प्लेटिनम की धातु आदि, ये सभी क्या है, मुक्त अवस्था में पाए। अत्यंत कम क्रियाशील धातु पूछेगा तो Au, औरम यानी सोना। आगे बढ़ेंगे। क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी निष्कर्षण उतना ही कठिन होगा। थर्माइट अभिक्रिया। ये थर्माइट अभिक्रिया क्या है, तो आप रेलवे के जॉब में आएंगे तो पता चलेगा। हम अभी रेलवे में जॉब करते हैं, तो ये थर्माइट अभिक्रिया पता है, क्योंकि थर्माइट अभिक्रिया जो होती है, रेलवे का ट्रैक जो होता है, उस ट्रैक में कभी जब गर्मी होती है तो बढ़ने लगती है, इसलिए लोहा को काट कर फिर इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे वेल्डिंग किया जाता है, तो उसे थर्माइट कहा जाता है। थर्माइट अभिक्रिया FeTO3 यानी आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम को जब अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन और उसमें बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। तो थर्माइट अभिक्रिया की परिभाषा है, यह एक तीव्र, ये गलत लिखा हुआ है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है और स्वयं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो इन्हें उपयोग क्या है, तो रेलवे ट्रैक की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। किसका प्रयोग, थर्माइट का प्रयोग, थर्माइट अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। संक्षारण क्या है, संक्षारण, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण। अब ऐसे लोहे की कील है, यहाँ पर जल पड़ गया, हवा भी मिल गई, ऑक्सीजन, तो इसमें जंग लगा लोहा, तो जंग लगने पे लोहा का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी याद रखेंगे, जंग लगने पे लोहा का भार बढ़ जाता है। अब
जब जो लोहा में जंग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन यानी संक्षारण के लिए रोकथाम क्या करते हैं, तो पेंट कर देते हैं। रंग की परत लोहा को वायु जल से बचाती है। तेल या ग्रीस लगाना, तेल की परत नमी और ऑक्सीजन को रोकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है गैल्वेनाइजेशन की परत, जिंक की परत जिसको कहते हैं। जिंक, लोहा पर जिंक चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जस्ता की परत चढ़ाने से लोहा संक्षारण से सुरक्षित रहता है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहता है। परीक्षा में बहुतों बार ये पूछा गया, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने से लोहा सुरक्षित रहता है। मिश्र धातु बनाना, स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातुएं संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील में पता है कि क्रोमियम रहता है, इसलिए इसमें जंग तो लगता ही नहीं है, ये जंगरोधी होता है क्रोमियम के चलते। जब लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उस पर जंग लग जाती है। यानी आपको पता है घर में भी होता है, या आप देखे होंगे कभी घर बना रहे हो तो छड़ वगैरह भी लाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि लोहा को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो वहां पर जंग लग जाती है, क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन मिल गया और उसको पानी मिल गई, जिसके चलते वो जंग लग जाती है। एक चीजों से जंग नहीं लगती, जब तक उसको नमी नहीं मिलेगा तब तक वो जंग नहीं लगेगा। नमी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए तभी वो जंग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं, पीतल, पीतल में क्या, तो कॉपर और जस्ता, Cu+Zn। तो इसको याद रखते हैं, पिताजी, पिताजी करके अगर याद रखते हैं, एक में ये ध्यान में रखेंगे, पी से पीतल हो गया, तो से तांबा हो गया, जो से जस्ता हो गया। ये मजबूत होते हैं, संक्षारण रोधी होते हैं और आकर्षक पीला रंग होता है। बर्तन, सजावटी सामान, ताले, मशीन के पुर्जे आदि। देखे होंगे पीतल के बर्तन तो घर में बहुत रहते हैं, पूजा पाठ के लोग प्रयोग करते हैं। कांसा, Cu+Sn, यानी तांबा और टीन, तांबा और टीन, ऐसा मतलब टीन होता है, याद रखिएगा जिसको नहीं पता है, तांबा और टीन। कठोर, घिसाई रोधी, संक्षारण रोधी, मूर्तियां, मेडल, जहाज के पुर्जे, बेरिंग आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, जंग न लगना, मजबूत, चमकदार, रसोई के बर्तन, सर्जिकल उपकरण, मशीन, रेल, कोच आदि में इसका प्रयोग। सोल्डर, बहुत बार ये पूछा गया है। शीशा और टीन, कम गलनांक, जोड़ने में आसान। कम गलनांक, सोल्डर का गलनांक क्या होता है, तो कम गलनांक होता है। विद्युत तार जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बिजली के सामान बनाने। ड्यूरालुमीन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, हल्का, मजबूत, संक्षारण रोधी, हवाई जहाज, वाहन, साइकिल, मशीन के पुर्जे आदि बनाने में। मिश्र धातुएं शुद्ध धातुओं की तुलना में समानता अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि उनके बेहतर गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे अधिक तन्य धातु सोना, बार बार परीक्षा में पूछा था। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, सबसे अधिक आघातवर्धन धातु सोना, सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी, सबसे अच्छा उष्मा चालक चांदी, तरल धातु पारा, तरल अधातु ब्रोमीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, विद्युत चालक धातु ग्रेफाइट। याद रखने की तरीका, ये पहले भी पढ़ ही चुके हैं, सेम वही चीज लिखा हुआ है। श्रेणी को समझे, जल अम्ल से तीव्र अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, कम या नहीं अभिक्रिया। तो पढ़े हैं सोडियम, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तक। फिर जिंक, Fe, लोहा, Pb, शीशा, मध्यम अभिक्रिया। हाइड्रोजन, कॉपर, ये Gu, कम अभिक्रिया। ठीक, ये से हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये संक्षारण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सी धातु समान ताप पर तरल होती है, धातु पूछ रहा है तो पारा, और धातु पूछता है तो ब्रोमीन।
ZnCuSO4, यहाँ पर देखिए Cu को हटा दिया, तुरंत याद रखेंगे ये तो विस्थापन कहलाती है। संयोजन में 2 चीज जुटता है, स्टेनलेस स्टील, पहले यहाँ जो दिख रहा है इसको देखने, कौन सा धातु विद्युत का चालक है, तो ग्रेफाइट एकमात्र धातु जो विद्युत चालक है, जो पीछे पड़ चुके हैं। थर्माइट अभिक्रिया में अपचायक में कौन होता है, तो एल्युमिनियम होता है, पीछे पड़ चुके हैं, इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो Al2O3, ZnO। स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्र धातु होता है, तो फेरस, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट। क्रियाशीलता से सबसे अधिक क्रियाशील, तो पोटेशियम। ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो के लिए ऑफ टाइम एकेडमी को फॉलो करें। अगर अच्छा लग रहा है तो ऑफ टाइम एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।